बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो आपको क्वेश्चंस लगाते समय हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम दिए हैं और मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम 1 में आपको सिचुएशन दी गई हैं और कॉलम 2 में आपको उसके आंसर्स प्रिडिक्ट करने हैं और फिर मैच कराना है इनको। तो पढ़ते हैं इसको। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं वो आपको देखने हैं। एक के साथ कौन कौन से आप मैच कराएंगे। इन फॉरवर्ड स्लिपिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, इन बैकवर्ड स्लिपिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपको देखनी है, ठीक है। तो पहले आप स्क्रीन रोक कर खुद से सोचें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्चुअल समझ अगर अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन रोक कर एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए, ओके। तो मैं शुरू करता हूँ इसको एक्सप्लेन करना। होप सो आप इसको अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ठीक है। फिर क्रॉस चेक कर लीजिए कि हमारे आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक सिचुएशन को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आइए ज़रा देखिए एक सिचुएशन को। एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक टॉय कार है जिसका वज़न ले लेता हूँ मैं, मास ले लेता हूँ 2 kg। चलिए एग्जाम्पल के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना है और समझना उससे, है ना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उससे। तो हमने इसका जो मास ले लिया वो कितना ले लिया, 2 kg ले लिया। और इनिशियल में हमने इस टॉय कार को आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी। लेट्स अज्यूम मैंने इसको आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी 1 मीटर पर सेकेंड। और ये जिस सरफेस पर मूव कर रही है उस सरफेस पर फ्रिक्शन है और इस पर इंजन नहीं है, यानी हमने इसको धक्का मारा है 1 मीटर पर सेकेंड से 2 kg की टॉय कार को, और यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये जिस सरफेस पे मूव कर रही है उस सरफेस पे फ्रिक्शन है, यानी रफ सरफेस है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप इसको कार ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए। ऐसे मानिए कि आपके पास एक बॉक्स है, उसको आपने आगे 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, 2 kg का बॉक्स है। तो फाइनली कुछ देर बाद क्या करेगा, ये बॉक्स आगे जाकर रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। लेट्स अज्यूम ये बॉक्स आगे जाके रुक ही गया, ठीक है। ये बॉक्स आगे जाके यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ये बॉक्स रुक गया। इसकी वेलोसिटी यहाँ आकर कितनी हो गई, तो आंसर है सर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आकर 0 हो गई, ओके। यहाँ वेलोसिटी थी और यहाँ आकर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। किसने इसको रोका, तो आंसर है फ्रिक्शन ने इसको रोका, ओके। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने काम किया होगा, है ना, तभी तो आगे जाकर गाड़ी रुक गई, डब्बा रुक गया आगे जाकर। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में। एक आसान सी प्रॉब्लम है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा उसके मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ ताकि आप अटेम्प्ट कर लें। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का आंसर होगा 1 जूल। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का आंसर होगा -1 जूल। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का आंसर होगा 0 जूल, या नन ऑफ दीज, कुछ और आंसर होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज या कोई और आंसर होगा, ओके। मल्टीपल करेक्ट तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। दरअसल हम एक वीडियो में 2 प्रॉब्लम एक तरीके से समझ ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो कर ही ले रहे हैं, और अगर हम ये आसान सी प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम का भी इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले देखिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए इस वाले को। बहुत इजी है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या ये तीनों होंगे। मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर करता हूँ आपको। क्या हुआ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो यहाँ पर ये बॉक्स या कार या बॉडी आगे जाते आते रुक गई, फ्रिक्शन ने इसको रोका। तो आगे जाते आते अगर ये बॉडी आगे जाकर रुकी है, फ्रिक्शन रोका, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा होगा जिसने इसको रिटार्ड कर दिया होगा और फाइनली बॉडी क्या कर दी, रोक दी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। यानी अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपनी क्या थी, वर्क एनर्जी अपनी थ्योरम थी जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पर फोर्स जो वर्क करेगा इस सिचुएशन में, mg का तो वर्क 0 होगा, नॉर्मल का वर्क भी 0 होगा, फ्रिक्शन का ही तो केवल वर्क डन आएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दूं मैं इसमें।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखना जरा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सर हाफ, m की वैल्यू है 2 और v स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी रख दी 1, उसका स्क्वायर। तो अपना आंसर आ गया -1 जूल। यानी इसके हिसाब से मेरा जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होना चाहिए वो -1 जूल होना चाहिए। ठीक है, तो अपना 1 जूल एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया। ओके, लेकिन थोड़ा और सोचो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपनी थ्योरम थी ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, इस वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। क्या इस वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं कोई एक फ्रेम बदल के किसी दूसरे फ्रेम से लगाऊं तो क्या ये लगा सकता हूं इसको? तो मैं आपको बता दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम को तुम किसी भी इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हो और एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में बदल के लगा सकते हो। क्या मतलब है इसका? जब आप किसी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हो, मैं किस फ्रेम में बदलने की बात कर रहा हूं? इनर्शियल फ्रेम में। ध्यान देना मेरे टर्मिनोलॉजी पे, इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। इनर्शियल फ्रेम, अभी यहां आप जो भी ये कुछ लगाए हो, किस फ्रेम में लगाए हो? ग्राउंड फ्रेम में लगाया आपने ये। अब सोचो मैं यही काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसको लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस सिचुएशन को एक ऐसे फ्रेम से देखना चाहता हूं, एक ऐसा फ्रेम है जो खुद किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या मैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम इस फ्रेम से लगा सकता हूं? तो आंसर है यस, क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम से ही तो लगा रहे हैं। पहले ग्राउंड भी इनर्शियल फ्रेम था, अभी ये भी इनर्शियल फ्रेम है। कोई भी फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा सो दैट विल बी अ इनर्शियल फ्रेम। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है, इसमें भी आप लगा सकते हो, इसमें भी अभी भी फोर्स वैसे ही रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो चलो इस फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो इस फ्रेम से अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ आप, तो फिर आंसर आपका क्या होगा बताना जरा। क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे इस फ्रेम के से लगा रहे हो अगर आप? और सोचो अगर आप इस फ्रेम से लगा रहे हो तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे उसमें जब आप हाफ mv स्क्वायर लिखोगे तो v क्या डालोगे? रिलेटिव वेलोसिटी डालोगे, क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है? वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अगर आप इस फ्रेम से बैठ के लगा रहे हो तो इस फ्रेम के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का रियल फार्मूला यही है, हाफ v रिलेटिव स्क्वायर। फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, कीप इन माइंड। ठीक है, तो अपन आप इस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। जरा देखो इस फ्रेम से सॉल्व करके, आप इस फ्रेम से सॉल्व करके देखो। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं जिस फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। इस फ्रेम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस फ्रेम से सॉल्व करूँगा तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल में कितनी हो गई? 0। देखो इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 है। और फाइनल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? इसके पास है 0, इसके पास है 1। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल में कितनी हो गई? वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0 और फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? 1। तो आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। बाद में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी -1 और पहले रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो 0 आ रही है। तो बताना जरा कैसे लिखूंगा मैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0, क्योंकि इनिशियल में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। और फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ 2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है? 1 -1 उसका स्क्वायर करोगे 1 ही बन जाएगा। तो ये अपना फिर से क्या आ गया? अपना सॉल्व करके आंसर आ गया 1 जूल। यानी अपना 1 जूल ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। भाई अब वर्क एनर्जी थ्योरम को देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम फ्रेम बदल बदल के लगा सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रेम से देखने पर, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से देखने पर फोर्स तो वही रहा, फोर्स की वैल्यू आप कब बदलते हो? जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हो, तब आप सूडो लगाते हो। अभी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया ही नहीं हूं, मैं तो एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं। सोचिएगा थोड़ा सा, है ना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसको देखने में लगता है क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी नहीं है, सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो भाई अपना आंसर +1 जूल भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप अगर किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम से बैठकर देखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन वैसे ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम के बदलने से नहीं बदलता, फोर्स अभी भी वही रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे सोचो ना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्रक है, ठीक है, ऐसे सोच के देखो आप इसको। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, छोड़ो आप, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या वर्क फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? तो वर्क अगर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, आंसर दोगे आप यस, वर्क फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फ्रेम बदल दोगे तो वर्क डन की वैल्यू बदल जाती है।
तो अगर वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो आप एक आंसर पे कैसे स्टक रह सकते हो? फ्रेम बदल बदल के आंसर भी तो बदल बदल के आएंगे। तो आपने देखो निकाल लिया, ऐसा फ्रेम ले लिया तो आंसर आपका +1 में भी आ गया, यानी दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, क्या 0 भी हो सकता है? हाँ 0 भी हो सकता है। सोच के देखो, अगर ये जो फ्रेम चल रहा है ना, इसकी वेलोसिटी अगर मैं हाफ ले लूँ, इसकी वेलोसिटी कितनी ले लूँ? हाफ। तो सोचो अभी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? हाफ। बाद में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? घटा के देखो, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब लिखने चलोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, यानी आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। दोबारा सुन लो, हमने इस फ्रेम को वेलोसिटी कितनी दे दी? ये मेरा फ्रेम है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा फ्रेम है। ठीक है, ये मेरा फ्रेम है जिससे कि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। पहले कहाँ था? पहले ग्राउंड पे खड़े होके करा, फिर एक ऐसी ट्रॉली पर बैठ के करा जो ट्रॉली खुद 1 से आगे भाग रही थी। फिर अभी ट्रॉली कितने से भाग रही? हाफ से। तो मैं हाफ से अगर भाग रही है तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी हाफ है, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी भी हाफ होगी, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो अपने ए बी सी तीनों करेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये सारे करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात आपको समझ आ रही है? तो इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे? इस एग्जाम्पल से सर हम लोग एक बात समझे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई एनी फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा फ्रेम पर। इसका आंसर कुछ भी अपन कर सकते हैं अगर फ्रेम बदलेंगे। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन में, अब मेरे को आंसर बताओ आप। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाई द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा? प्योर रोलिंग में क्या होता था बताना जरा। प्योर रोलिंग में होता था ये, जैसे ये ऑब्जेक्ट है अपने पास और ये सरफेस पे क्या कर रहा है? प्योर रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये प्योर रोल करता हुआ जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल करता हुआ जा रहा है तो यहां पर जो फ्रिक्शन काम करेगा, हो सकता है फ्रिक्शन आगे काम कर रहा हो सकता है फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा हो, और हो सकता है कि फ्रिक्शन काम ही ना कर रहा हो। सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, है ना, तो फोर्स तो अपना काम कर रहा है। और मैं ऐसी ट्रॉली पर बैठकर देख लूँ जो ट्रॉली किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैं तो इनर्शियल फ्रेम से ही देख रहा हूँ, है ना। और अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से ही देख रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स तो है, तो मेरे लिए वो पॉइंट कहाँ जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा, या हो सकता है मेरे लिए पॉइंट पीछे भी जा रहा हो। अगर मैं ऐसी ट्रॉली में बैठ जाऊँ, ट्रॉली की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ले लूँ, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बना ली हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0 हो। हाँ 0 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस पहले ऑप्शन के साथ जो करेक्ट ऑप्शंस जा रहे हैं वो जा रहे हैं P, यानी ऑल इज ऑलवेज 0, ये इज इनकरेक्ट, तो ये गलत कर देते हैं इसको। तो A के साथ करेक्ट जा रहा है Q और जा रहा है T और U, ये जा रहे हैं मेरे करेक्ट ऑप्शंस। मे बी वाले जो ऑप्शंस हैं आपके ये करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि इज नेगेटिव इज पॉजिटिव मतलब फिक्स कर दिया कि नहीं पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। अरे नहीं है भाई, देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, दोनों है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रही है, फॉरवर्ड स्लिपिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये भी आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो वर्क तो उसका प्लस माइनस में आप कुछ भी लिख सकते हो। अरे ऐसे कार्ट पे बिठा दो जो कार्ट उल्टा भाग रहा हो, तो वर्क का आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। बैकवर्ड स्लिपिंग हो तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी ऑप्शंस हैं आपके ABC, इन सारे ऑप्शंस का जो करेक्ट अप्रोच है, करेक्ट जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा Q, T और U। ये आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे इनके। ठीक है, तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, ये सोचने वाला प्रॉब्लम था। थोड़ा सोचिए समझिए। और इस प्रॉब्लम का जो कंक्लूजन था वो ये था कि वर्क एनर्जी थ्योरम को आप डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हो। ठीक है, फोर्स वही रहेगा, वर्क वही रहेगा, जो आप वर्क डन बाई फोर्स वही रहेगा, नॉट वर्क विल बी डिफरेंट। क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फ्रेम बदल रहे हो, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है वर्क, है ना। तो ये